कार्यालयी सामग्री के अनुवाद पर जब हम विचार करते हैं तो कार्यालयी अनेक प्रकार के पत्रों के अनुवाद और उनके अनुदित रूप, इस पर विचार करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। कार्यालयी व्यवस्था में पत्र लिखने का, मौलिक पत्र हो या अनुदित पत्र हो, वह पत्र लिखने का जो प्रेरणा है, उसका जो प्रयोजन है, वह वैयक्तिक नहीं होता। अगर हम किसी कार्यालय का प्रतिनिधित्व करते हैं, कार्यालय के कर्मचारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, तो यदि उस कार्यालय से कोई पत्र जारी होता है तो वह हमारी व्यक्तिगत इच्छा का परिणाम नहीं होता, वह शासकीय व्यवस्था की एक अनिवार्यता होती है, उस पद्धति और प्रणाली का एक अंग होता है। इसलिए पत्र लेखन का कोई भी निर्णय किसी कर्मचारी अधिकारी का अपना व्यक्तिगत या निजी निर्णय नहीं होता। इसका अर्थ है कि व्यवस्था चाहती है कि वह पत्र लिखा जाए, प्रारूप बनाया जाए और उसे सामने वाले व्यक्ति, संस्था, राष्ट्र, राज्य, उनको भेजा जाए। स्थायी महत्व के इस पत्र लेखन की प्रणाली पर अगर हम विचार करें कि ये पत्र जो हैं, ये समय समय पर जो निःसृत होते हैं, लिखे, बनाए और भेजे जाते हैं, इन पत्रों के माध्यम से शासन की बहुत सी नीतियों को भी स्पष्ट किया जाता है। जो सिद्धांत हैं नीति के, या जो समय समय पर बनने वाले नियम हैं, कानून हैं, आगे की योजनाएं हैं, उन सब का संप्रेषण इन्हीं पत्रों के माध्यम से होता है। यानी एक ही मंत्रालय के अंतर्गत यदि अनेक कार्यालय कार्यरत हैं या किसी एक मंत्रालय से संबद्ध मसलों को, मुद्दों को अनेक राज्यों में वहाँ के मंत्रालयों को भेजा जाना है या अपने ही मंत्रालय की शाखाओं को भेजा जाना है, तो शासन के निर्णय को जो भी शासन अपेक्षा करता है, चाहता है, जिसकी सूचना देकर वह उस पर आचरण की अपेक्षा करता है, उन सब निर्णयों को भी पत्र के माध्यम से ही प्रेषित किया जाता है और पत्र में समाहित किया जाता है। सरकारी कामकाज को गति देने के लिए, सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए इन पत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पत्र वस्तुतः अनेक विचारों को आत्मसात किए रहते हैं, सुदीर्घ अनुभवों को आत्मसात किए रहते हैं। पत्र लेखक जब पत्र तैयार करता है, उसका प्रारूप बनाता है, तो न जाने कितने प्रकार के पूर्व उपलब्ध कार्यालयी साहित्य को पढ़ता है, देखता है, उससे कुछ निष्कर्ष निकालता है और फिर आगे की राह सुनिश्चित कर लेता है। जैसे हम कहते हैं ना कि इतिहास केवल इतिहास नहीं होता, जो बीत गया वही इतिहास नहीं है। इतिहास वस्तुतः भविष्य के दर्शन का मार्ग भी प्रशस्त करता है। तो सरकारी जो कार्यप्रणाली है उसमें पुराने पत्र, पुराने प्रारूप, पुरानी फाइलें, ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, भूमिका निभाती हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि अगर किसी कार्यालय के कार्य को गति देनी है, सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है, तो निश्चित रूप से इन पत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पत्र जो हैं वो बहुत सारी वैचारिकता को आत्मसात किए रहते हैं, समाहित किए रहते हैं। पत्र का प्रारूप तैयार करने वाला या पत्र को निर्मित करने वाला व्यक्ति इन सब पूर्व उपलब्ध सामग्री और अनुभवों का लाभ उठाता है। कभी कभी इस प्रकार के शासनादेश या पत्र जो भी कोई हों, उन्हें यदि अपेक्षा हो तो उसकी अवांछित सामग्री के समाहित किए जाने के कारण उनको हम परिवर्तित भी करते हैं, उनको हम रद्द भी कर देते हैं, उनमें संशोधन संवर्धन भी कर लेते हैं। इस तरह से हम पत्र को समय समय पर बदलते भी रहते हैं, लेकिन मूल पद्धति और प्रणाली वही सामान्यतः रहती है। अधिकांश पत्रों में, शासनादेशों में हम देखें कि जैसे सरकारी पत्र की स्थिति होती है वैसे उनकी भी होती है। तो एक सबसे बड़ी विशेषता और गुण इन सरकारी पत्रों का
जो व्यक्तिगत रूप से किसी को लिखा जाए, संस्थागत रूप से लिखा जाए, मंत्रालयगत स्थिति को ध्यान में रखकर लिखा जाए, वो उसमें कम्युनिकेशन बड़ा महत्वपूर्ण है। संप्रेषणीयता, उसकी बोधगम्यता, उसकी सहजता, ये अत्यंत आवश्यक होती है। क्योंकि यदि संबद्ध अधिकारी कर्मचारी को, कार्यालय और मंत्रालय को, राज्य को अगर पत्र में निर्दिष्ट मंतव्य स्पष्ट ही नहीं होता तो पत्र के प्रारूप को तैयार करने का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। उसमें लाक्षणिकता, व्यंजना ये सब नहीं होना चाहिए। उसमें तथ्यों का, आंकड़ों का विधिवत निर्वाह होना चाहिए। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पत्र लेखक को इस बात का ध्यान रखना है कि जिन जिन संदर्भों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर वह पत्र में कोई कुछ अपेक्षा कर रहा है, कुछ सूचना देना चाह रहा है, तो उसकी प्रामाणिकता, उसका निर्वाह, उसकी जिम्मेदारी उसकी बनी रहती है। इस तरह से हम एक विशिष्ट प्रविधि और विशिष्ट प्रक्रिया के अंतर्गत इन कार्यालयी पत्रों को देखते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का पत्र हो, संकल्प हो, प्रेस विज्ञप्ति हो, इन सब की बात करें तो सभी में हम देख सकते हैं कि इन सब बातों का निर्वाह पत्र लेखक को, और जो कार्यालय के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी है, कार्यालय के अंतर्गत शीर्षस्थ कोई अगर व्यक्ति जो शीर्ष पद पर बैठा है, वो इन सब बातों का निर्वाह करता है, देखता है, हस्ताक्षर करने से पहले उसको पढ़ता है और ये भी देखता है कि आवृत्ति दोष ना हो। कोई बात जो पहले कह दी गई है वो पत्र में फिर से दोबारा या तिबारा तीसरी बार ना आ जाए। वह भाषा की मर्यादा का भी ध्यान रखता है कि जिसको पत्र जा रहा है वो व्यक्ति कोई हो, अगर उसकी मान मर्यादा पर पत्र की भाषा से कोई आँच न आए, इसका भी ध्यान उसे रखना होता है। इसलिए अनुवाद करते हुए अनुवादक को पत्र का प्रारूप तैयार करते हुए प्रशासनिक अधिकारी को, कर्मचारी को इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। प्रशासनिक व्यवस्था में जो कार्यालयी भाषा है और जो साहित्य की भाषा है उसके अंतर को भी बरकरार रखना होता है। हम जानते हैं कि काव्य की भाषा और कहानी की भाषा, इस भाषा में शासन प्रशासन का पत्र तो नहीं लिखा जा सकता। इसलिए जो कार्यालयी तंत्र है उसके अंतर्गत अगर किसी को सूचना देनी है तो उसके प्रारूप को, उसकी शैली को, उसकी भाषा को उसी तरह से बनाना होता है। अगर सूचना देने के साथ साथ कोई निर्णय भी संप्रेषित करना है तो ये दो प्रयोजन इसमें शामिल हो गए कि एक तो जो हम कहना चाहते हैं, जो संदेश देना चाहते हैं, जो सूचना देना चाहते हैं, वो भी, क्योंकि सूचना भी आधिकारिक होती है, औपचारिक होती है। सूचना कोई भी किसी को कार्यालय में नहीं दे सकता। वो बाकायदा एक जिस डेस्क से, जिस कक्ष से, जिस कार्यालय से, जिस पदाधिकारी के हस्ताक्षर से कोई सूचना अगर निकलती है तो उसकी अपनी एक गरिमा है, उसकी अपनी एक मर्यादा है। कोई भी निर्णय संप्रेषित करना है सूचना के साथ साथ, किस कार्यालय ने, मंत्रालय ने, संस्था ने, अनुभाग ने, विभाग ने इस संदर्भ में यह निर्णय लिया है, तो वह निर्णय निश्चित रूप से उसमें शामिल होता है। तो परामर्श लेना या देना हो उसको भी उसमें शामिल किया जाता है। किसी के विरुद्ध यदि कोई कार्रवाई करनी है, किसी के विरुद्ध यदि कोई शिकायत प्राप्त हुई है तो उस पर कार्रवाई करनी है, कोई किसी के विरुद्ध जांच करनी है, तो ये सब कुछ पत्र द्वारा किया जाता है, किया जा सकता है। और इन सभी पत्रों के लिए, जैसा मैंने पहले भी इस पर संकेत किया कि यदि पत्र अंग्रेजी में उपलब्ध है या अंग्रेजी में ड्राफ्टेड है, उसका प्रारूप तैयार किया गया, तो हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है जिसने द्विभाषिकता को आत्मसात किया, अपनाया, अनिवार्य बनाया, हिंदी कार्यान्वयन के लिए, क्योंकि परंपरा और परिपाटी से हमें अंग्रेजी में सारी कार्यालयी प्रशासनिक सामग्री प्राप्त हुई और उसी के आधार पर हमने हिंदी में कार्य करना शुरू किया। लेकिन हिंदी की शब्दावली, हिंदी का वाक्य विन्यास, हिंदी की प्रकृति, हिंदी प्रयोक्ताओं का, हिंदी समाज का मनोविज्ञान, भाषा मनोविज्ञान, इन सब को समझते हुए भी यदि हम पत्रों में द्विभाषिकता को अपनाते हैं, यानी अंग्रेजी से हिंदी में या हिंदी से अंग्रेजी में पत्र की अनिवार्यता को महसूस करते हैं,
तो निश्चित रूप से इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि हम वो पत्र किस क्षेत्र के लिए, क क्षेत्र, ख क्षेत्र, ग क्षेत्र के लिए तैयार कर रहे हैं। फिर हम उस पत्र का प्रयोजन क्या सुनिश्चित कर रहे हैं, उससे कहना क्या चाहते हैं। यदि वो राज्य के स्तर पर जाना है, कार्यालयी आंतरिक मुद्दे और मसलों से जुड़ा हुआ पत्र है और वो जाना है, तो संपूर्ण पत्राचार उसको हम दो तरीके से तैयार करते हैं। अब तो धीरे धीरे स्थिति, क्योंकि 8 दशक बीतने के बाद ऐसी बन रही है कि हिंदी में भी मौलिक रूप से पत्र अब लिखे जा रहे हैं। और वस्तुतः प्रतीक्षा यही है कि हम 2047 तक, यानी आज़ादी के 100 वर्ष बीतने तक हम इस स्थिति को देखना चाहते हैं कि कार्यालयी समस्त कार्यों का निष्पादन मौलिक हिंदी में हो। अब अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद की परंपरा ये टूटनी और छूटनी चाहिए। अब यदि ज़रूरत पड़े तो मौलिक सृजन हो हिंदी में, पत्र हिंदी में ड्राफ्ट किया जाए, टिप्पणी हिंदी में लिखी जाए और तमाम तरह के कार्यालयी कार्यों का निष्पादन हिंदी में ही किया जाए, और यदि ज़रूरत पड़े तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए। ऐसे में हमें अनुवाद का सहारा लेना पड़ सकता है, क्योंकि जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, जो हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र से अधिकारी कर्मचारी नहीं है, हो सकता है उन्हें थोड़ा प्रारंभ में कठिनाई हो, लेकिन अब एक भाषा का सर्वेक्षण यह कहता है कि पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखिल भारतीय स्तर पर हम देखें तो हिंदी संवाद की, संपर्क की, संप्रेषणीयता की, वैचारिक आदान प्रदान की भाषा बन गई है। इसलिए राजभाषा हिंदी विषयक व्यवस्था या प्रावधानों की बात हो तो निश्चित रूप से राजभाषा से जुड़े हुए जो प्रावधान संविधान में किए गए, जो संशोधन संवर्धन किए गए, जो राष्ट्रपति के समय समय पर आदेश जारी किए गए, अभी भी होते हैं। न्यायिक व्यवस्था से राष्ट्रपति बार बार ये आग्रह अनुरोध करते हैं। खास तो विशेष रूप से हम उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में इस बात को देख सकते हैं। हमारे जो लोअर कोर्ट्स हैं या उच्च न्यायालय है, उन सब में तो हिंदी में कामकाज की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, परिवर्तन हुआ है, प्रतिशत भी बढ़ा है। और धीरे धीरे वहाँ के जो अधिवक्ता हैं, जिनको हम वकील के रूप में देखते हैं, जो निर्णायक हैं, जजेस हैं, न्यायाधीश हैं, ये सब भी अब धीरे धीरे हिंदी के माध्यम से हियरिंग को, वाद विवाद को, चर्चा परिचर्चा को प्रोत्साहित कर रहे हैं। निर्णय भी हिंदी में लिखे जाने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अब उन अंग्रेजी में लिखे गए निर्णयों का हिंदी में अनुवाद और उनका प्रकाशन भी प्रारंभ हो गया, ताकि उस क्षेत्र में आगे आने वाले दिनों में पूर्णतः हिंदी की आत्मनिर्भरता बन जाए। और यदि आवश्यकता हो अंग्रेजी में काम करने की, कहीं बहुत अनिवार्य हो तो अंग्रेजी में भी काम करें, लेकिन हिंदी की कीमत पर अंग्रेजी में काम करना ये स्वतंत्र राष्ट्र में अब संभवतः नहीं होना चाहिए। इसलिए राजभाषा हिंदी विषयक व्यवस्था या प्रावधानों के कारण हिंदी कार्यान्वयन को बहुत बल मिला है। अंग्रेजी हिंदी में लिखे और प्रेषित किए गए जितने भी पत्र हैं या जो प्राप्त होने वाले पत्र हैं, यदि अंग्रेजी हिंदी दोनों में यानी बायलिंगुअल लेटर्स हैं, पत्र हैं जो किसी भी मंत्रालय या कार्यालय से भेजे गए हैं या प्राप्त किए गए हैं, इन पत्रों में ही कार्यालयी पत्र विशेष रूप से समस्त कार्यों को एक प्रकार से संपादित करने, एक प्रकार से उनका कार्यों का निर्वाह करने का जो निर्णय है, वो सब भी, उसमें भी मदद हमें कार्यालयी और कार्यालयी भाषा और कार्यालयी अनुवाद संबंधी जो प्रावधान हैं उनके तहत लिया जाता है। कार्यालयी पत्र के प्रकारों के अनुसार उनके प्रारूप का अनुवादक को पूरा ध्यान रखना होता है। अर्ध सरकारी पत्र का अनुवाद कर रहा है या सरकारी पत्र का अनुवाद कर रहा है या गैर सरकारी पत्र का अनुवाद कर रहा है, परिपत्र का अनुवाद, तो परिपत्र की अपनी भाषा, अपनी शैली, अपनी तकनीक होती है। इसी तरह तार लिख रहा है तो टेलीग्राम, तो उसकी भाषा अपनी होगी, कम्पैक्ट होगी, संक्षिप्त होगी, विषयनिष्ठ होगी। इस तरह के अभी ध्यान उसको रखना होता है। पत्र के सभी अंगों का अनुवाद विधिवत और मानक शब्दावली में ही किया जाता है, इसका भी ध्यान अनुवादक को रखना चाहिए। जैसे वितरण जो है उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन शब्द CSTT ने
निर्धारित किया। जैसे सेक्शन जो है वो विभाग, अनुभाग, अगर हम इसका अंतर करें तो डिपार्टमेंट जो है वो विभाग है और सेक्शन जो है वो अनुभाग है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन है तो अनुभाग होगा और डिपार्टमेंट है तो विभाग हो जाएगा। इसी तरह एफई है या एनयू है। इस तरह से बहुत सारे प्रेषक को अगर लेटर भेजते हुए किसी को नीचे फ्रॉम लिखना होता है कि कौन भेज रहा है, किस मंत्रालय से पत्र जा रहा है, तो उसको फ्रॉम को प्रेषक के रूप में हिंदी में लिखा जाता है ना। सेंडर भी होता है लेकिन फ्रॉम को भी हम प्रेषक कह देते हैं। XYZ लिखते हैं ना, योर्स XYZ, तो योर्स XYZ को हिंदी में हम क ख ग लिखते हैं, है ना। आ ई नहीं लिखते, क ख ग लिखते हैं। संयुक्त निदेशक जॉइंट डायरेक्टर के लिए लिखते हैं। इसी तरह पदाधिकारी जिसे पत्र संबोधित किया गया है या भेजा जा रहा है उसका भी पदनाम अनुदित होना चाहिए। यदि वो श्री सो एंड सो हम नाम लिखते हैं ऊपर और नीचे निदेशक लिखते हैं, अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो डायरेक्टर को निदेशक लिखते हैं, तो पदनाम का भी अनुवाद होना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार ने पदनामों की अनुदित सूची भी केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जारी की गई या प्रकाशित की गई प्रशासनिक शब्दावली में एक लंबी सूची उसके अपेंडिक्स में दी है। विभागों के नाम, अनुभागों के नाम, पदों के नाम, मंत्रालयों के नाम, बाइलिंगुअल हैं सब वहाँ, उपाधियों के नाम, इन सब का भी अनुवाद किया है। तो एक स्टैंडर्ड रूप, एक मानक रूप इसका निर्वाह हो सके अखिल भारतीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, उसमें अनेक प्रकार के प्रयोग करने की गुंजाइश ना हो, इस दृष्टि से भी तो इन सब का भी ध्यान हमें रखना होता है। जैसे एडिशनल डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज, तो उसके लिए अपर निदेशक, अतिरिक्त निदेशक नहीं है। ऐसे ही ऑफिशियल लैंग्वेज को एक तरह से कार्यालयी भाषा नहीं, राजभाषा कहा गया, इसीलिए OL जो है वो इस रूप में चित्रित है। सर शब्द के लिए महोदय शब्द का प्रयोग होता है। श्रीमान अथवा महाशय आदि का प्रयोग सरकारी पत्रों में सामान्यतः नहीं होता। अर्ध सरकारी गैर सरकारी में कोई करता है तो कर ले, लेकिन जो ऑफिशियल लेटर है, औपचारिक पत्र है, उसमें सर शब्द के लिए महोदय शब्द को ही स्वीकृति दी गई है। यही उसका एक स्टैंडर्ड और मानक रूप भी है, औपचारिक रूप भी है। पत्र के प्रारंभिक वाक्य का अनुवाद भी हिंदी भाषा में उसकी पारंपरिक परिपाटी या पद्धति से ही किया जाना चाहिए। हम अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करते हुए अंग्रेजी की परिपाटी को हिंदी में जबरन अगर अंतरित करते हैं तो ये समुचित प्रतीत नहीं होता। मुझे आपका ध्यान इस कार्यालय के पत्र संख्या इतने दिनांक इतने की ओर दिलाते हुए या आकर्षित करते हुए दिलाने या सूचित करने का यह निर्देश हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि सहज हिंदी हो, बोधगम्य हिंदी हो और एकदम ऐसा न लगे कि वर्बेटम ट्रांसलेशन यानी शब्दशः अनुवाद है, ऐसा न लगे। वाक्य की प्रकृति लक्ष्य भाषा यानी हिंदी भाषा के अनुकूल होनी चाहिए। आई एम डायरेक्टेड टू इन्वाइट योर अटेंशन टू दिस ऑफिस लेटर नंबर सच एंड सच डेटेड सच एंड सच एंड फिर आगे बाकी जो भी है। आपके दिनांक इतने के पत्र तार के संदर्भ में मुझे इस पत्र के साथ यह जो अटैचमेंट है, यह पत्र भेजने का निर्देश हुआ है, यह सूचना भेजने का निर्देश हुआ है, यह दस्तावेज भेजने का निर्देश हुआ है, यह फाइल भेजने का, इस तरह से उसको चलाया जाता है। अंग्रेजी में है विद रेफरेंस टू योर लेटर ऑब्लिक टेलीग्राम डेटेड इतना, आई एम डायरेक्टेड टू सेंड हियर विद दैट। और हिंदी में क्या है, आपके दिनांक इतने के पत्र ऑब्लिक तार के संदर्भ में मुझे यह पत्र, इस पत्र के साथ यह सामग्री भेजने का निर्देश हुआ है। यदि पत्र में अनुरोध है तो भी आज्ञार्थक शब्द हम कोशिश करें वो ना लाएं, अनुरोध की भाषा ही रखें, और यदि वो आज्ञार्थक है तो फिर हम उसको उसी रूप में रखें। आज्ञार्थक शब्द यदि है तो मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष में ही अनुदित होगा, वो आई शैली में, मैं और तू शैली में नहीं होगा, उत्तम पुरुष में नहीं होता। उत्तम पुरुष का प्रयोग सामान्य बोलचाल की भाषा में अथवा प्रशासन से इतर भाषा में होता है, परंतु कार्यालयी भाषा में नहीं होता। हिंदी में अनुवाद करते हुए यह ध्यान रखना होता है कि आपसे अपना मांग पत्र भेजने का अनुरोध है, आपसे अपना मांग पत्र भेजने का अनुरोध है। यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड योर रिक्विजिशन। अब कोई स्टेशनरी की डिमांड कर रहा है,
कोई किसी फाइल की डिमांड कर रहा है, मांग रहा है, तो हम उसको इस प्रकार की टिप्पणी लिखते हैं, इस प्रकार की प्रयुक्ति का प्रयोग अंग्रेजी के आधार पर, क्योंकि अंग्रेजी में स्पष्ट लिखा है यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड योर रिक्वेजिशन, तो आपसे अपना मांग पत्र भेजने का अनुरोध है। अधिकारियों की सूची संलग्न करने की कृपा करें। अब ये जो वाक्य है ये अंग्रेजी वाक्य का हिंदी अनुवाद है। लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स, ऑफिसर्स के लिए अधिकारियों शब्द है। मे प्लीज बी एनक्लोज, अधिकारियों की सूची संलग्न करने की कृपा करें। ये मे प्लीज बी, ये जो है ये एक भाषा की मर्यादा है जो शासकीय प्रशासकीय व्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई है। कार्यालयी भाषा अनुप्रयोग की यह पद्धति हिंदी में आई है, होनी भी चाहिए। कार्यालयी भाषा में यह नहीं कहा जा सकता कि कार्यालयी भाषा अनुप्रयोग की यह पद्धति जो हमने अपनाई, मेरा आपसे अपना मांग पत्र भेजने का अनुरोध है। इस शैली में हम उसी वाक्य को नहीं कह सकते। या कृपया अधिकारियों की सूची संलग्न करें। कार्यालयी तथा सामान्य भाषा के दोनों रूपों में अंतर है, इसलिए इस सूक्ष्म किंतु महत्वपूर्ण अंतर को समझना आवश्यक हो जाता है। अंग्रेजी में प्रशासनिक भाषा के प्रयोग की जो सुदीर्घ परंपरा और विरासत हमें मिली है, हिंदी में हमें विशेष रूप से ये ध्यान रखना होता है कि अनुवाद हास्यास्पद या अर्थ का अनर्थ करने वाला न बन जाए। इसीलिए हम अंग्रेजी की उस पारंपरिक व्यवस्था को, भाषा की उस गरिमा को हिंदी में भी यथारूप लाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए हम हिंदी में शब्दों को, पदबंधों को, वाक्यों को या अवधारणात्मक शब्दों को कठिन या दुरूह न हो, इसका प्रयत्न भी करते हैं। पत्र में प्रयुक्त निम्न प्रकार के निम्न वाक्य या वाक्यांश, अभिव्यक्तियों, प्रयुक्तियों में अनुवाद देख सकते हैं जो कि उचित पद्धति का अनुसरण प्रतीत होते हैं। निम्न वाक्य के स्थान पर हमें निम्नलिखित वाक्य कहना चाहिए। कृपया इसे तात्कालिक समझें या समझा जाए। दिस मे प्लीज बी ट्रीटेड एज इमीडिएट या मोस्ट अर्जेंट, अगर हम ऐसा कहते हैं तो हिंदी में हम इसे कृपया इसे तात्कालिक समझें या समझा जाए। कृपया शीघ्र भेजा जाए, शीघ्र कार्रवाई की जाए। एन अर्ली रिप्लाई, शीघ्र भेजा जाए, एन अर्ली रिप्लाई। या रेस्पॉन्स इज रिक्वेस्टेड, एन अर्ली रेस्पॉन्स इज रिक्वेस्टेड जब हम कहते हैं तो कृपया शीघ्र कार्रवाई की जाए या करें, ऐसा कर सकते हैं। इसी तरह दिस में प्लीज बी ट्रीटेड एज मोस्ट अर्जेंट, तो कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाए। अति आवश्यक, आवश्यक में भी एक विशेषण और लगा दिया क्योंकि ट्रीटेड एज मोस्ट अर्जेंट है। अर्ध सरकारी पत्र, अर्ध शासकीय पत्र, जिसको डेमी ऑफिशियल लेटर कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल लेटर है ना, और औपचारिक शैली तो उसमें रहती ही है, परंतु कभी कभी अनौपचारिक भाषा शैली भी अपनाई जाती है। इसलिए ऐसे पत्रों में अपेक्षा आवश्यकता के अनुसार आत्मीयता का, वैयक्तिगत संस्पर्श का समावेश भी किया जाता है। ये निर्भर करता है कि किस मुद्दे को, किस विषय को, किस संदर्भ को ध्यान में रखकर पत्र का प्रारूप बनाया जा रहा है। अनुवादक को शब्द चयन में, वाक्य निर्माण में इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है क्योंकि इसमें भाषा की गरिमा और प्रशासनिक कार्य पद्धति की व्यवस्था महत्वपूर्ण है। इसलिए जब हम कहते हैं माय डियर शर्मा जी तो प्रिय शर्मा जी कहते हैं, डियर मैडम तो महोदया कहते हैं। अर्धशासकीय पत्रों का प्रारंभ सामान्यतः औपचारिक ही होता है, जैसे आपको संभवतः ज्ञात होगा कि, तो आई होप यू आर काइंडली अवेयर दैट, इस तरह के वाक्यों का काइंडली रेफर टू माई लेटर नंबर सच एंड डेटेड सच एंड सच, मेरा पत्र संख्या इतना दिनांक कितना देखने की कृपा करें। कार्यालयी सामग्री के अनुवाद में अनेक बार अंग्रेजी वाक्यों के यथावत अनुवाद से हटना भी पड़ता है। हिंदी की भाषा और हिंदी भाषियों की प्रकृति के अनुसार वाक्य, वाक्यांश, शब्द चुनने भी पड़ते हैं। जैसे विद रिगार्ड्स, विद वार्म रिगार्ड्स, इसका अनुवाद हम सादर कर देते हैं। विद गुड ऑब्लिक बेस्ट विशेस, शुभकामनाओं के साथ, ऐसा भी कर देते हैं। योर्स फेथफुली, आपका भी करते हैं, भवदीय भी करते हैं। इस प्रकार अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्रों की भाषा में विनम्रता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। जैसे आई शैल बी ग्रेटफुल फॉर एन अर्ली रिप्लाई, आपसे अनुरोध है कि इस पत्र का उत्तर शीघ्र देने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। इसमें कोई कुछ गलत नहीं है, अवांछित नहीं है, केवल आप उस भाषा का स्वरूप, उसकी शैली, इसमें परिवर्तन कर रहे हैं। इसलिए मित्रों,
हम देख सकते हैं कि कार्यालयी ज्ञापन हो, पत्र हो, प्रकार जितने भी प्रकार हों, उन सब में तकनीक जो है वो पत्र की प्रकृति की, पत्र के स्वरूप की, पत्र के प्रारूप की वही अपनाई जाती है और अनुवादकों को इन सभी कार्यालयी पत्रों के प्रारूप और लेखन प्रविधि की जानकारी होनी ही चाहिए। इसलिए कार्यालयी सामग्री के अनुवाद की भाषा सहज सरल होनी चाहिए, बोधगम्य होनी चाहिए, बहुत अधिक तकनीकी ना हो, अगर बहुत विवशता ना हो तो। यह अनेक विभागों को संबोधित किया जाने वाला पत्र होता है, इसलिए अनुवाद सरल हो और लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुकूल उसका प्रारूप तैयार किया जाए और हिंदी की प्रकृति के अनुकूल छोटे छोटे वाक्य बनाए जाएं। छोटे छोटे वाक्यों का गठन करते हुए भाषा की सुंदरता का, भाषा की प्रभावात्मकता का ध्यान भी रखना चाहिए। मक्षिका स्थाने मक्षिका अनुवाद कार्यालयी भाषा और कार्यालयी सामग्री के अनुवाद में नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। और कर्मवाच्य कार्यालयी भाषा में यानी पैसिव वॉइस की संख्या अधिक होती है, इसलिए कर्ता लुप्त रहता है। ये वाक्य अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं जिसको थर्ड पर्सन कहते हैं। और कभी कभी कृत्रिवाच्य एक्टिव वॉइस में बने वाक्य भी कभी कभी अपेक्षा अनुसार दिखाई देते हैं और कृत्रिवाच्य में कर्ता का स्थान प्रमुख बनाया जाता है। इस तरह मुख्यमंत्री ने आज सम्मेलन का उद्घाटन किया तो द चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड दी कॉन्फ्रेंस टुडे, इस तरह के वाक्य भी एक्टिव वॉइस में बनते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हिंदी में द्वारा से वाक्य बनाने की प्रकृति नहीं है, लेकिन अंग्रेजी के प्रभाव से यह पद्धति भी अब चल निकली है, जो कि ग्रामेटिकली यानी व्याकरण की दृष्टि से उतनी सराहनीय नहीं मानी जाती। सम्मेलन का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, आज मुख्यमंत्री ने किया, ऐसा कर सकते हैं। ये जो द्वारा वाली वृत्ति है, इसको अब हिंदी में हिंदी की प्रकृति के हिसाब से बदलने की आवश्यकता है। कह सकते हैं कि शासन प्रशासन में जो भाषा है, जो अनुवाद है और जो द्विभाषिकता है और हिंदी कार्यान्वयन के लिए जो पद्धति और प्रक्रिया है, उसका यदि गंभीरता से निर्वाह किया जाए तो निश्चित रूप से कार्यालयी अनुवाद अपनी उपादेयता को रेखांकित करता है, अपनी प्रासंगिकता की ओर ध्यान आकृष्ट करता है और देश की प्रगति के लिए, विकास के लिए वह अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह भी करता है। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।